हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। प्यारे बच्चों, आप सभी का पाई स्टडी सर्कल चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम एक जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कई बार बच्चे इस प्रकार के कमेंट करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं कि NIOS की भी चैप्टर्स कराए जाएं और NIOS के लेक्चर दिए जाएं। तो उनकी इसी डिमांड को, उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज हम NIOS के बारे में अपनी ये क्लास करेंगे। इस लेक्चर को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम को ख़राब किए, सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो NIOS का सोशल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर NIOS सिलेबस। यहाँ NIOS सिलेबस आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो सोशल साइंस में बुक लगी हुई हैं वो 2 बुक लगी हुई हैं। यहाँ पर टोटल 2 बुक्स ऑफ सोशल साइंस क्लास 10th। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी 2 बुक है, पहली बुक है आपकी यहाँ, और ये जो पहली बुक है हमारी, इसमें चैप्टर 1 to 15 यानी कि चैप्टर 1 से लेकर और 15 तक हम अपनी पहली किताब के अंदर पढ़ेंगे। और हमारी जो सेकंड बुक यहाँ दी हुई है, इस सेकंड बुक के अंदर हम चैप्टर 15 to 27 इन लेसन्स का, इन चैप्टर का अध्ययन हम सेकंड बुक में करेंगे। अब ये जो हमारी 2 बुक हैं, पहली बुक और ये हमारी दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों बुक्स जो हैं इसको मॉड्यूल्स में बांटा है NIOS ने अपने सिलेबस के अंदर। अगर आप देखेंगे तो उसमें इन दोनों किताबों को 4 मॉड्यूल्स में उन्होंने विभाजित किया हुआ है, उसको डिवाइड किया है उन्होंने। अब वो पहला मॉड्यूल आप अगर यहाँ देखेंगे तो पहले मॉड्यूल के अंदर आपके क्या आ रहा है? पहले मॉड्यूल में आपका आता है आपका हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं इतिहास। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 to 15 है हमारा, तो 1 to 15 भी 2 भागों में विभाजित है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अब जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसमें हमारा हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 to 8 है, इसमें इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और मॉड्यूल 2 में हमारा ज्योग्राफी, भूगोल, ये है चैप्टर नंबर 9 to 14। तो ये हमारे 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ये दोनों मॉड्यूल्स हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ेंगे। टोटल चैप्टर है 1 to 15, इसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। मॉड्यूल 1 में हिस्ट्री है, मॉड्यूल 2 में ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में है चैप्टर नंबर 1 to 8 एंड ज्योग्राफी में है चैप्टर नंबर 9 to 14। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सेकंड बुक, जो हमारी सेकंड बुक है, इसमें टोटल जो चैप्टर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 15 to 27। फर्स्ट बुक की तरह सेकंड बुक में भी 2 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल हमारा मॉड्यूल यहाँ पर 3 दे रखा है, जिसके अंदर हमारा सिविक्स आ रहा है, ठीक है। और सिविक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 15 to 22, यानी कि पार्ट 15 से लेकर और 22 तक जो चैप्टर दे रखे हैं सेकंड बुक मॉड्यूल 3 में, वो सारे चैप्टर सिविक्स के हैं, ठीक है। और जो मॉड्यूल 4 में है, मॉड्यूल 4 में हमें दे रखा है कंटेम्प्रेरी इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस, यानी समसामयिक भारत, मुद्दे और चुनौतियां। इस चौथे मॉड्यूल्स के अंदर ये हम पढ़ेंगे, और इसमें चैप्टर्स नंबर 23 to 27 है, ठीक है। ये आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार
बहुत जल्दी से इस पर एक नज़र और हम डाल देते हैं। देखिए NIOS सिलेबस आपका लिखा है, टोटल 2 बुक्स है, ठीक है। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। 2 बुक है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, ठीक है। दोनों बुकों को कितने मॉड्यूल्स में विभाजित किया, कितने मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड किया, 4 मॉड्यूल्स, ठीक है। तो पहली बुक में 2 मॉड्यूल्स और सेकंड बुक में भी 2 मॉड्यूल्स, और 2 + 2 हमारा कितना हो गया भाई, 4 मॉड्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट में हिस्ट्री, सेकंड में ज्योग्राफी, थर्ड में सिविक्स एंड फोर्थ में कंटेम्प्रेरी इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं, ये सब हमारे सिलेबस के अंदर हमसे पूछे जाते हैं और इन्हीं में से हमारी परीक्षाओं के प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां आप देख रहे हैं NIOS सोशल साइंस, ठीक है, और आपका जो कोड होता है सब्जेक्ट का वो है 213, ठीक है। और यहां पर आपका लिखा है चैप्टर नंबर 1। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या है, उसका जो टाइटल है वो है प्राचीन विश्व। प्राचीन विश्व यानी एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पर आप देखिए इतिहास लिखा हुआ है। अब जो इतिहास है, विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं हम, जो इतिहास है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन किया गया है और कितने पार्ट्स में किया गया है, 3 पार्ट्स में किया गया है। सबसे पहले आप ये देखिए यहां लिखा है प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। उसके बाद में आपका मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद में आपका आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। यहां तक आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। पार्ट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, अपना हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में क्या है, हिस्ट्री है, फर्स्ट बुक है, चैप्टर नंबर 1 to 8 है। उसी का पहला चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, और यहाँ पर हमारे चैप्टर का टाइटल है प्राचीन विश्व, ठीक है। इतिहास को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 3। नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, और नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपने मित्रों को जो NIOS 10th क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको भी साथ में जोड़ें, उनके साथ में वीडियो को शेयर करें। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि जो आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो भी समय से आपके पास पहुंच सकें और आप उसका भरपूर फायदा ले सकें, ठीक है। इसीलिए आपको ये काम करना है। अब यहां देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, प्राचीन विश्व, है ना। और प्राचीन विश्व को ही हम क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री हम कह रहे हैं, ठीक है। यही हमारा चैप्टर है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि क्या है हमारे पाठ की। देखिए आपको पता होगा कि मनुष्य पहले किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, जैसे आज आप घरों के अंदर रहते हैं। क्या प्राचीन काल में भी इसी प्रकार के घर थे, क्या इसी प्रकार के आवास थे, नहीं थे। तो फिर मानव किस प्रकार से रहता था, कहाँ रहता था, उसका निवास स्थान क्या था। तो उसका निवास स्थान था ये जो जंगल हैं, ये सब उसका निवास स्थान था। वो पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, और उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। स्थायी ठिकाना क्यों नहीं था, क्योंकि वह भोजन के लिए खाना बदोश जीवन जीता था। अगर एक जगह उसको भोजन मिला तो वहां वो
कुछ समय के लिए रुक जाता था, लेकिन जब उस स्थान पर भोजन की उपलब्धता समाप्त हो जाती थी तो वह उस स्थान को छोड़कर, त्याग कर उसके बाद दूसरे किसी स्थान पर माइग्रेट हो जाता था, यानी पलायन कर लेता था। ठीक है, उसको कृषि करना भी नहीं आता था, उसको पशुपालन करना भी नहीं आता था, वो आग क्या चीज होती है यह भी नहीं जानता था, वो हमारे और आपकी तरह इस प्रकार के मकानों में भी नहीं रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे पृष्ठभूमि में हम उन चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो मनुष्य बहुत बहुत पहले जीवन जीता था, जिसको हम आदि मानव भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ है पुरा पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में लिखा हुआ है। इसको हम स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज यानी पाषाण काल। और जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यहां सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है पुरा पाषाण काल। ये पुरा पाषाण काल के अंदर क्या करता था मनुष्य? पुरा पाषाण, पाषाण का मतलब होता है स्टोन यानी के पत्थर। ठीक है, यानी के पुरा पाषाण काल में मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था, लकड़ी का प्रयोग करता था और जानवरों की हड्डी का प्रयोग करता था। लेकिन किस लिए करता था? अपने औजार और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को बनाने के लिए। ठीक है, पत्थर का उपयोग किया उसने, ना कि धातु का उपयोग किया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? पुरा पाषाण काल। उसके बाद वाला जो काल आया उसको बोला गया मध्य पाषाण काल। ठीक है, और उसके बाद जो आया वो आया नव पाषाण काल, यानी कि न्यू स्टोन एज। अब ये जो न्यू स्टोन एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के द्वारा जब उसका बौद्धिक विकास हुआ तो उसने बहुत सारे क्या किए? उसने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी खोजें की। ठीक है, और उसने प्रमुख क्या करना सीख लिया? कृषि करना सीख लिया। पहले उसे एग्रीकल्चर करना नहीं आता था, इसीलिए वो भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होता रहता था, पलायन करता रहता था। लेकिन अब न्यू स्टोन एज यानी नव पाषाण काल में उसने एग्रीकल्चर सीख लिया, यानी कृषि करना सीख लिया। ठीक है, अब वह फसलों को क्या करने लगा? पैदा करने लगा, उगाने लगा। समझ रहे? क्रॉप प्रोडक्शन करने लगा। उसके बाद में आप देखेंगे उसने क्या करना सीख लिया भाई? पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, ये करना उसने शुरू कर दिया। जिन पशुओं का वो शिकार करता था मांस के लिए, पेट भरने के लिए, अब उन्हीं पशुओं का शिकार करने की बजाय अब उनको उसने पालना शुरू कर दिया। और जाहिर बात है उसने वो पशु पाले होंगे जिससे उनको फायदा होगा। विशेषकर आप देखेंगे कि उसने भेड़ पाला होगा। भेड़ से क्या मिलता है भाई? भेड़ से आप देखेंगे ऊन मिलता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि उसने गाय पाला होगा, है ना? गाय से क्या मिलता है? उसको दूध मिलता है। बैल, बैल किस लिए भाई? हल चलाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के पशु उसने पाले जिससे उसको कुछ फायदा था या जिनसे कुछ उपयोगी वस्तु वह प्राप्त कर सकते थे। पशुपालन कर दिया। उसके बाद में आप देखिए भाई धातु का उपयोग भी वो करने लगा, यूज ऑफ मेटल्स। ठीक है, और सबसे पहले अगर मनुष्य ने इस पृथ्वी पर किसी धातु का उपयोग किया तो वह धातु क्या थी भाई? वो धातु थी हमारा कॉपर यानी के तांबा। सबसे पहले मनुष्य यदि किसी धातु से परिचित हुआ, उसकी जानकारी में अगर सबसे पहले कोई मेटल आया तो वो मेटल क्या था भाई? वो मेटल था हमारा कॉपर, यानी कि वो मेटल था हमारा तांबा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में देखिए धीरे धीरे करके अब जब मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन सीख लिया, धातु का उपयोग करने लगा, तो अब उसे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की कोई आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए अब उसने खाना बदोश जीवन छोड़ा,
ये जो माइग्रेशन वाली लाइफ वो जी रहा था, कभी इधर कभी उधर भोजन की तलाश में। अब इस प्रकार का जीवन जीना, इस प्रकार का लाइफ स्टाइल उसने क्या कर दिया भाई, छोड़ दिया। और जब उसने एक ही जगह पर रहना शुरू किया तब क्या हुआ, तब सिविलाइजेशंस का विकास हुआ, यानी डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताओं का विकास हुआ। और कौन कौन सी विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं जो आपके इस चैप्टर के अंदर दी हुई हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई, आपके सामने सबसे पहले लिखी हुई है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है, जो जगह होती है, स्पेस है दो रिवर्स के बीच का, तो उसको क्या कहते हैं भाई, उसके लिए शब्द आया है मेसोपोटामिया। और वो दो नदियां कौन सी थी जिनके बीच में ये सिविलाइजेशन फल फूल रही थी? तो एक का नाम था दजला और दूसरा जो रिवर था उसका नाम था फरात। ठीक है, दजला और फरात मान लीजिए दो नदियां हैं, ये ए है, ये दजला मान लीजिए, ये बी को फरात मान लीजिए, और इन दो नदियों के बीच का जो ये स्पेस है, ये स्थान है, ये जगह है जहां ये सभ्यता फली फूली, इसी सभ्यता के लिए क्या वर्ड यूज किया गया भाई, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, जो आज के आधुनिक मॉडर्न इराक के अंदर है। कहां पर है भाई, इराक में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। अब मिस्र कौन सी नदी के किनारे पर है भाई, मिस्र जो है हमारे नील नदी के किनारे पर है, नील नदी की देन है मिस्र। ठीक है, और यहां इसको क्या कहते हैं भाई, इजिप्टियन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, क्योंकि ये नील नदी के किनारे पर थी सभ्यता, इसीलिए यहां पर बहुत बार हर साल बाढ़ आती रहती थी। ठीक है, तो बाढ़ जब आती है तो अपने साथ में बहुत सारी क्या लेकर आती है भाई, बहुत सारा सॉइल यानी कि मृदा लेकर आती है ना, जो काफी क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने फिर उस उपजाऊ भूमि को फर्टिलाइज किया, कैसे उसका क्रॉप प्रोडक्शन में यूज किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए चीनी सभ्यता यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइना के बारे में आपको पता है भाई, भारत का पड़ोसी देश है ना, और यहाँ पर भी एक बहुत प्राचीन सभ्यता हुई है जिसको चाइनीज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, चीनी सभ्यता इसको कहा जाता है। अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है, भारत के इतिहास की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के साथ में मानी जाती है। और यदि प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे स्थान आज भी इंडिया में हैं, समझ रहे हैं, जिसमें राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, ठीक है, लोथल है, कालीबंगन है, ये सारी चीजें हैं। और जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे तो उस समय हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता का एक और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञात स्थल था जो कि विभाजन के बाद में पाकिस्तान में चला गया है, मोहनजोदड़ो, है ना, जिसके ऊपर आपने देखा होगा ऋतिक रोशन ने फिल्म भी बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे देखिए यूनानी सभ्यता, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, ये सब कहाँ के थे, ये सब यही यूनानी सभ्यता। और आपने देखा होगा ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेलों के बारे में देखे हैं आप, ओलंपिक खेल अभी रद्द कर दिए गए हैं। किस देश में होने वाले थे भाई ओलंपिक खेल? ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों में होते हैं और ये 2020 में होने वाले थे टोक्यो के अंदर, जापान की राजधानी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण क्या कर दिया गया भाई, इसे रद्द कर दिया गया है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी? यूनानी सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन। ठीक है, चौथा देखिए रोमन सभ्यता, रोमन सिविलाइजेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। रोम की सभ्यता कैसी रही है और विश्व को रोम की सभ्यता ने क्या दिया, क्या प्रदान किया है, क्या देन रही है।
और लास्ट आप देख रहे हैं ईरानी सभ्यता, जिसको हम बोलते हैं पर्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक करेंगे और अगले अपने लेक्चर के अंदर इन्हीं सभ्यताओं के बारे में हम और अधिक विस्तारित जानकारी आपको देंगे। ठीक है, इन्हीं सभ्यताओं के, इन्हीं सिविलाइजेशंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास को देखने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, लेकिन आप अगर और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि समय से जो भी हम जानकारियां, जो भी लेक्चर हम आपके लिए तैयार करते हैं उसका सही फायदा आप तक पहुंचे और आपके जो भी दोस्त हों, लिंक हों में आपके लोग हों, उनको भी आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।